ये ट्रेनिंग बेसिकली मैंने खुद से रखवाई है आप लोगों के लिए, क्योंकि जो नए लोग हैं वो ज़्यादा अडेप्टिव होते हैं, वो ज़्यादा चेंज को एक्सेप्ट करते हैं। और वैसे भी आजकल जो है ना, आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा आपने लीन के बारे में, तो हम जो है ना वो लीन को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तमाम इंडस्ट्री में। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली कह लें, कुछ इंडस्ट्रीज ने इसके ऊपर काम किया और कुछ इंडस्ट्रीज़ अभी स्ट्रगल कर रही हैं। ठीक है, तो नए लोग जितने भी आ रहे हैं इंशाल्लाह वो हमारे पेस के साथ पेस को मैच करते हैं, और हमारी जो तरजीहात होती हैं, जो कंपनी की तरजीहात होती हैं, कंपनी का विजन, मिशन, स्ट्रेटजी, गोल्स, KPIs, तो उनके ऊपर वो फोकस करते हैं और उसको आगे लेके चलते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारे इंजीनियर्स हैं या उसमें डाइवर्सिटी है? आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लीन का कह लें कि वो रूह है। जिस बंदे ने 8 स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग को सीख लिया, उसके लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाता है। लीन के बारे में कंसेप्ट है आप लोगों का थोड़ा बहुत जो आपने सुना हो या पढ़ा हो? अच्छा, गुड। लीन बेसिकली आपने जो डिफाइन किया, वेरी गुड। आपके कंसेप्ट जितने आपको बताया गया या पढ़े आपने, एक्सीलेंट। लेकिन लीन इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग, लीन इज़ अ कल्चर, लीन इज़ अ फिलोसफी। ठीक है, हम लोग ये कहते हैं कि लीन जो है ना ये एक जापानीज वर्ड है, जापान से आया है। बेसिकली ये उनका कल्चर है। वो कहते हैं जी हमारा लीन से कोई ताल्लुक नहीं है, बेसिकली हमारा ये कल्चर है, हम ये इस तरह काम करते हैं, हमारी रूटीन का ये हिस्सा है। जो बाहर से गोरे हैं उन्होंने आके हम पे बुक्स लिख दी, उसको दे दिया लीन मैन्युफैक्चरिंग का नाम। ठीक है, कि जी मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही है वो इस तरह उसमें से प्रोसेस में से वेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, एलिमिनेट करते हैं और उसके मुताबिक हम उसको लेकर चलते हैं। तो बेसिकली लीन इज़ अ वे ऑफ लाइफ, लीन इज़ अ कल्चर, लीन इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग, कि आप किस तरह अपने काम को लेकर चलते हैं, उसको किस तरह ऑप्टिमाइज़ करते हैं। अगर मैं उर्दू में बताऊं तो लीन जो है ना ज़िंदगी को आसान करने का नाम है। अपनी ज़िंदगी को भी आसान करना और दूसरे लोगों की ज़िंदगी को भी आसान करना। लीन की डेफिनेशन हमारी भी यही थी जो आप लोगों ने अभी बताई है। हम भी ऐसे ही, जब हमसे पूछा गया तो हमने भी ऐसे बताया जो हमने पढ़ा था। लेकिन जापानीज़ जब हमारे पास आए तो उन्होंने हमें बताया कि नहीं, इसकी डेफिनेशन ये नहीं है। लीन की डेफिनेशन वो है कि आप जो सोचते हैं, आपकी सोच का अंदाज को बदलना है हमने। आप जो करते हैं, आपके करने के अंदाज को बदलने का नाम लीन है। ठीक है, एक काम करने को डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। अगर हम सिर्फ एक ही तरह तरीके से हम चलते रहें और एक ही तरीके से हमने काम किया तो हम उसी तरह सोचेंगे, हमारी सोच वही महदूद हो जाएगी। ठीक है, तो हमने अपनी सोच को लामहदूद करना है। तो उसके लिए हमने ये टोयोटा 8 स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक सेशन रखा है अपने यंगस्टर्स के लिए, जो माशाल्लाह यंग टीम हमारे साथ हमारी टीम में मर्ज होने जा रही है, उनके लिए, ताकि आप लोगों को स्टार्ट से ही हमने प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना है, प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं बनाना या शिफ्टर नहीं बनाना कि प्रॉब्लम आ गया शिफ्ट कर दें जी, उसका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को हमने प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना है और उसके लिए आपको प्रॉपर एक ट्रेनिंग देनी ज़रूरी थी, एक कह लें कि स्ट्रक्चर ट्रेनिंग। अभी आप लोग नए नए हैं, अभी आप लोग प्रोसेस देख रहे हैं, फ्लोर पे जाके आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे भी वेस्ट है, यहाँ पे भी वेस्ट है, यहाँ पे भी वेस्ट है, और काफ़ी सारी वेस्ट जो है वो आपकी नज़रों से गुजर रही है। आप उसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो सॉल्व करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है जो मैंने आपको बताना है आज, उसके ऊपर हमने काम करना है। ये एक एक्सरसाइज है छोटी सी, ग्रुप्स बनाने हैं। शिराज साहब इसमें आप मेरी हेल्प करेंगे। हमने 4 ग्रुप्स या 5 ग्रुप्स बनाने हैं और उसमें एक मेमोरेबल अकम्पलिशमेंट आप लोगों में, उस ग्रुप में सब लोग आपस में एक दूसरे से शेयर करेंगे, फिर उस पर एग्री करेंगे। जिसकी सबसे अच्छी अकम्पलिशमेंट होगी उसको हमने इस तरह लेके चलना है, व्हाट, वाई, हाउ और चेक एंड एडजस्ट। अपनी अकम्पलिशमेंट को हमने इस तरह बताना है कि ये चारों चीज़ें उसमें कवर हो जाएं, कि हम 4 या 5 ग्रुप्स बनाएंगे, उसमें सब लोगों ने मिलके ग्रुप के अंदर अपना एक आइडिया शेयर करना है फॉर 2 मिनट्स। उसमें आप लोगों ने बताना है कि जी मेरी ये अकम्पलिशमेंट थी, मैंने क्या थी, क्यों थी, कैसे थी, और उसको फिर बाद में मैंने किस तरह चेक एंड एडजस्ट किया। ठीक है, तो जो सबसे बेस्ट होगा आइडिया वो आपने प्रेजेंट करना है सब क्लास के सामने। एग्री? आई एम रोमा ताहिर। और हम लोगों की जो हमने डिसाइड किया अचीवमेंट वो ये थी कि वी हैड एन FYP प्रोजेक्ट, और वो हमारा कंपल्सरी होता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो ये था कि हमारा FYP प्रोजेक्ट बहुत स्मूथली चल रहा था और इट वाज अ स्टार्टअप। सो वी नॉर्मली हम FYP सिर्फ डेडलाइंस के लिए करे होते हैं, लेकिन इट वाज वेरी क्लोज टू आवर हार्ट बिकॉज वी स्टार्टेड इट वे बिफोर द डेडलाइन, जहाँ से हमें टाइमलाइन मिली थी। तो आई थिंक 1.5 ईयर, हमने हाफ ईयर पहले स्टार्ट कर लिया था, 6 months अलॉन्ग विद द डेडलाइंस ऑफ ऑल द अदर प्रोजेक्ट्स। सो
हुआ ये कि हमारा फरवरी तक हमने एक बहुत इंट्रिकेट प्लान डिसाइड किया था। startup.pk एक स्टार्टअप कंपनी है इस्लामाबाद में, उसके साथ हमारा प्रोजेक्ट था। वो ये था कि हम दूसरे स्टार्टअप्स को फैसिलिटेट करना चाहते थे इन कंसल्टेंसी में, और वो बहुत चीप रेट्स पे कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते थे ताकि हम पाकिस्तान में स्टार्टअप और बिजनेस कल्चर को प्रमोट कर सकें। तो जब हमने फरवरी तक हमने प्लान दे दिया, हमारी कोई 3 मंथ्स की वर्किंग थी उसमें, और प्लान अप्रूव हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा आप हमें फिगर्स भी दें, सेल्स फिगर्स दें, क्योंकि सेल्स जनरेट करना हमारा मेन पर्पस था। हम लोग 4 लोग थे उस टीम में, आई वाज लीडिंग इट। तो हुआ ये कि बाद में हमारे 13 मार्च को क्लोजिंग हो गई इंस्टीट्यूशंस की, तो इट कुडंट बी डन। तो अब सबसे बड़ा जो हमें इशू फेस करने को मिल रहा था वो ये नहीं था कि क्या हो नहीं सकता था, हमारा मोरल बहुत लो हो गया था, क्योंकि वी हैड पुट like 1.5 years of our lives into it। तो फिर एकदम से ऊपर से कोरोना की नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा थी कि we didn't want to work। So FIP का कोई नाम लेता तो we were so demotivated कि हम कहते थे कि जब डेडलाइन आएगी तब देखा जाएगा। और नफ्स ने ये डिसाइड किया था कि हम लोग FIP तब कंप्लीट करेंगे जब हम वापस आएंगे आफ्टर कोरोना, लेकिन कोरोना इतना एक्सटेंड हो गया कि we couldn't come back। तो हुआ ये कि हमारे सुपरवाइज़र ने हमें कहा कि अब तो डेडलाइन आ गई, अब तो करना होगा। हमें डेडलाइन भी कोई 1.5 मंथ पहले आई थिंक उन्होंने बताया था। तो हमने ये किया, वी शोड एजिलिटी। तो सबसे पहले तो मोटिवेशन नहीं था, डेडलाइन का मोटिवेशन वाज इनफ फॉर अस टू वर्क, लेकिन इट वाजंट इनफ फॉर अस टू अचीव समथिंग। सो व्हाट वी डिड वाज कि वी स्टार्टेड ब्लॉगिंग। व्हेन वी मेड ब्लॉग्स, तो हमने ब्लॉगिंग की कोरोना के ऊपर और द सिचुएशन ऑफ बिजनेसेस इन टाइम्स ऑफ कोरोना। तो जब हम वो पढ़ रहे थे तो हमने सोचा कि हम कोरोना के लिए क्यों नहीं कुछ कर लेते, वी हैव मार्केटिंग एक्सपर्टीज और सब कुछ, तो व्हाई डोंट वी डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी। सो व्हाट वी डिड दैट वी हैड अ नेटवर्क इन कराची। इट्स अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन बाय द नेम ऑफ जेनेसिस प्राइवेट लिमिटेड। ये इंजीनियरिंग सोल्यूशंस प्रोवाइड करती है बड़ी कंपनीज़ के लिए। मिडल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है विद 2 to 50 एम्प्लॉयज़। वो लोग स्टार्ट करना चाहते थे अपना एक प्रोग्राम राशन डिस्ट्रीब्यूट करने का फॉर कोविड अफेक्टेड फैमिलीज़। तो हमने ये किया कि हमने उनकी पूरी फंड रेजिंग कैंपेन ना सिर्फ उनको डिज़ाइन करके दी बल्कि एग्जीक्यूट करके दी, और जिसके रिजल्ट में हमें 5 लाख हमने 1.5 मंथ में हमने मतलब फंड रेज कर लिया था। सो दैट वाज इट। मैं एक ऐसे इलाके से या एक ऐसे रीजन से हूँ जहाँ लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत कमज़ोर होती है, और हमारे लहजे का भी मसला होता है, उर्दू बोलने में प्रॉब्लम होती है। तो ज़्यादातर लोग यही कहते थे कि इम्पॉसिबल लगता है। तो एक उस डायलेमा को तोड़ने के लिए मैं आगे आया और मैंने मेहनत की, और मैं एट द एंड जो मेरी फाइनल ईयर में थी उसमें मैं डिबेटिंग क्लब का प्रेसिडेंट बन गया। इसके लिए जो मैंने स्टेप्स लिए, फर्स्ट ईयर में जब मैंने ज्वाइन किया डिबेटिंग क्लब को, छोटे छोटे स्टेप्स, जैसे मेन हॉल में ऑडियंस को कंट्रोल करना, या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी कहीं से पकड़ के, या मेन हॉल की बुकिंग, ऑडिटोरियम की बुकिंग, या एडवर्टाइजमेंट। सेकेंड ईयर में फिर मैं कोऑर्डिनेशन हेड बना। फिर मेरी अपनी कोऑर्डिनेशन की टीम थी, उनको मैं कोऑर्डिनेट करता था अपनी टीम को। जितनी भी इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हो गए, जनरल सेक्रेटरी हो गए, जॉइंट सेक्रेटरी हो गया, उनके बीच में कोऑर्डिनेट भी करवाते थे। और इसके अलावा इवेंट के दिन पे जो इवेंट्स होती थी, जो हमारी गैदरिंग्स होती थी, जो डिबेटिंग कंपटीशन होते थे, उसके लिए जो है ना हम टीम्स को उनके टास्क देना और उसको फिर फॉलो अप करना कि कौन सा टीम कितना एक्टिव है, उसकी आखिर में मैं रिपोर्ट बनाता था, ताकि हमारे पास हर बंदे का कौन सा बंदा कितना काम कर रहा है, इसका हमारे पास जो है ना पूरा एक रिकॉर्ड मौजूद हो, ताकि उसी के हिसाब से आगे जो है ना प्रमोट किया जाए डिबेटिंग क्लब में। प्रमोशन क्योंकि काम पे ही होती थी। और ख़ुद को मॉनिटर करने के लिए मैं लोगों से, अपने सुपीरियर से भी, जो जनरल सेक्रेटरीज होते थे, जॉइंट सेक्रेटरी भी होते थे, फिर थर्ड ईयर में मैं जनरल सेक्रेटरी बन गया। फिर मैं ओवरऑल कोऑर्डिनेशन हेड, इवेंट हेड, ये मेरी टीम में आ गए। इन लोगों को सर मैं इनके टास्क देता था, और मुझे टास्क प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से मिलते थे। इसके अलावा बाहर की एडवर्टाइजमेंट, या जो बाहर से हमने सेल्स एंड परचेज़ करनी होती थी, या जो हमने बजट निकलवाना होता था, ये सारे मेरी डोमेन में आ गए। और ये काम और मॉनिटर करने के लिए मेरे पास ऊपर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट्स और कन्वीनियर, वो मुझे बताते थे कि आप कितना काम कर रहे हैं या आपको मज़ीद क्या एडजस्टमेंट। और जो मेरी टीम थी, मैं उनकी राय भी लेता था कि क्या फ़र्दर इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ मैं अपनी काम में, ताकि उनसे आपकी भी बेहतरी हो, क्लब की भी बेहतरी हो, और मेरे पर्सनल। और साथ ही साथ सर मैं डिबेट कॉम्पिटिशन भी करता रहा। और इसी काम को देखते हुए फिर फाइनल ईयर में ये फैसला किया गया कि इसको प्रेसिडेंट बना देते हैं। मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि मैं CBL में हूँ। जब भी कोई
जब भी कोई टेक्सटाइल इंजीनियर एडमिशन लेता है यूनिवर्सिटी में, BZU में, तो ये रूल है, उसे 2 ही इंडस्ट्री बताई जाती है जो सबसे अच्छी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, एक CBL और एक इंटरलूप। तो हमें शुरू से बताया गया CBL बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, CBL बहुत अच्छी। 2018 में CBL में हमारा पहला विजिट आया था, अनफॉर्चुनेटली वो कंप्लीट नहीं हो सका क्योंकि ऑडिट वाले आए हुए थे, हमें बाहर से आए तो 2 मिनट या 10 मिनट विजिट हुआ, उसके बाद हमें निकाल दिया गया। हमने CBL देखी ही नहीं, बार बार से देख के चले गए, लेकिन फिर सस्पेंस और बढ़ गया, यार CBL में जाना है। तो मैंने ये अचीव कैसे किया? मैं बहुत ही बैकवर्ड एरिया से हूँ, मैंने मैट्रिक में तालीम छोड़ दी थी क्योंकि वहाँ पे मैट्रिक जो कर लेता उसे शहनशाह माना जाता था। वो कहते थे मैट्रिक जिसने कर ली वो फौज में जाए, एयरफोर्स में जाए, उसने पढ़ के क्या करना है। तो मैंने मैट्रिक में तालीम छोड़ दी थी, फिर 1 साल तालीम छोड़ दी, कहीं जॉब ही ना लगी। फिर अम्मी ने मुझे मोटिवेट किया कि यार तुम पढ़ सकते हो। फिर मैंने एडमिशन लिया। FSC में 45 लोगों ने हमें एडमिशन लिया था, जिसमें 3 लोग पास हुए थे, उसमें से एक मैं था। और हमारा स्कूल 10 से 12 किलोमीटर दूर था। उसके बाद फिर मैंने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में मैं बाय चांस आया था, मेरी इंटरेस्ट नहीं था टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में। बाय चांस ऐसे कि कहीं और एडमिशन लिया हुआ, UET या वगैरह, इतना अच्छा मेरिट नहीं था तो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में आ गया। लेकिन सर फिर उसके बाद मैंने 2 इंटर्नशिप्स जो की हैं, फिर वाशिंग में मेरी 2 इंटर्नशिप थी, मेरा फाइनली प्रोजेक्ट भी वाशिंग में था। तो मुझे फिर डेनिम वाशिंग में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वाशिंग प्रोडक्शन में और CBL में हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा जो प्रोजेक्ट था वो बेसिकली ये था कि मैंने जो अपना 4 साल में सीखा वो मैंने अपने घर में एक छोटा सा प्रोजेक्ट किया, उस पर इम्प्लीमेंट किया। घर की एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। आई वुड से इट वुड बी ए मेमोरेबल अकम्पलिशमेंट और अचीवमेंट। वो प्रोजेक्ट ये था कि मैंने अपने घर के लिए एक वाटर लेवल इंडिकेटर बनाया था। अब घर में मसला ये था कि टैंकी ऊपर बड़ी थी, जब वो ओवरफ्लो करती थी तो वो सीधा पानी जो है ना, वो जो घर का मेन नाला होता है ना, उसी में चला जाता था और हमें पता नहीं चलता था कि ओवरफ्लो कर रही है कि नहीं। तो मोटर कॉन्टिन्यूसली चलती जाती थी, बिजली का बिल भी ज़्यादा आता था और काफ़ी दफ़ा ऐसा भी हुआ कि जल भी जाती थी मोटर, क्योंकि वाटर सप्लाई का पानी आता था तो उसकी टाइमिंग थी। जब वो नहीं आ रहा ऑब्वियसली मोटर ज़्यादा पावर लेती है और वो उसकी वाइंडिंग जो है वो बर्न आउट हो जाती है। तो उसका ये था कि फिर मैंने किया ये कि मैंने अपनी जो उसके लिए मुझे सारा मटेरियल रिक्वायर्ड था वो मैंने कलेक्ट किया डिफरेंट तरीक़ों से, क्योंकि कुछ शॉप्स खुली हुई थी। उसके बाद मैंने डिफरेंट मेजरमेंट्स ली कि वॉल्यूम वगैरह कितना आता है और उस हिसाब से फिर उसके बाद मैंने उसको प्लेस वगैरह देखी कि यहाँ कहाँ पे इसको लगना चाहिए। फिर वो मैंने उसको स्टेप्स में किया। सबसे पहले तो उसमें बेसिकली जो चीज़ थी वो ये था कि वो सिर्फ मॉनिटर कर रहा था कि इस वक्त टैंकी में पानी कितना है। तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं यार, ये तो आपको खुद जाके देखना पड़ता है कि इस टाइम पानी आ भी रहा है कि नहीं, और आप मोटर स्विच ऑन खुद करते हैं और वो सारा कुछ। फिर मैंने उसमें एक अलार्म सिस्टम लगाया कि यार जब ये पानी एक लेवल से ऊपर चला जाए या नीचे चला जाए तो ये अलार्म जो है वो बीप करे, तो जिसकी वजह से हमें पता चल जाए कि मोटर चलानी है या बंद करनी है, जो भी उसका सिस्टम है। फिर मैंने उसको और ऑटोमेट किया कि जब वो एक लेवल से ऊपर चला जाता था तो वो रिलेस के थ्रू उसको खुद ही मोटर को क्लोज करा देता था, बंद करा ऑफ करा देता था। और दूसरा फिर ये था कि जब पानी एक सर्टेन लेवल से कम हो जाता था तो वो दोबारा उसको स्विच ऑन करा देता था। लेकिन स्विच ऑन कराने के बाद भी मसला ये था कि अब पानी आ रहा है पीछे से कि नहीं सप्लाई का। फिर उसमें मैंने एक और एडजस्टमेंट ये की कि वो कुछ टाइम के लिए उसको मॉनिटर करता था, अगर तो वो एक सर्टेन लेवल से पानी ऊपर नहीं जा रहा तो वो मोटर को क्लोज करा देता था। ये जो मैंने किया। Thank you very much for your personal experience sharing. That was wonderful and excellent, you guys. इसका पर्पस था एक आपसे ये एक्सरसाइज करवाने का। यहाँ पे आके एक चीज़ प्रेजेंट की आपने, एक आपको टाइम दिया गया, उसमें आपने एक पर्सनल अचीवमेंट आपने आपसे लोगों से शेयर की। बेसिकली जब आप शेयर कर रहे थे तो आप लोगों ने देखा कि सब लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट थे, वो आपको सुन रहे थे, ठीक है। आपने एक स्टोरी सुनाई, अपनी अचीवमेंट की एक स्टोरी सुनाई, और कुछ लोगों ने इसको फॉलो किया, कुछ लोगों ने एक स्टोरी की तरह उसको बयान कर दिया। तो हर प्रॉब्लम एक स्टोरी है, ठीक है। जब भी आप उसको सॉल्व करने जाते हैं तो हम यहाँ से शुरू करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, ये क्यों है, कैसे हुआ, और अब इसको हमने ठीक करके इसको चेक एंड एडजस्ट कैसे करना है। तो जो स्टोरी टेलिंग है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को स्टोरी इस तरह सुनाएं कि अगले बंदा जो है वो एक तो अट्रैक्ट हो आपकी तरफ, आप उसकी अटेंशन आप लें, और दूसरा ये कि उसमें आप अपने स्टेप्स के साथ चलें। अगर आप उसको स्टोरी सुना देंगे और उसको वो समझ ही नहीं आएगी तो उसका सोल्यूशन भी नहीं दे सकेगा। इसी तरह प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए भी हमने पहले ये देखना कि प्रॉब्लम है क्या, वो क्यों है, किस तरह से है, उसको हमने आया क्यों प्रॉब्लम, और उसको हमने किस तरह सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस पूरी एक्सरसाइज का जो था मकसद था, इसका पर्पस जो था वो ये था कि हम जो भी स्टोरी आप लोगों ने खुद एक अचीवमेंट अपनी आके बताई,
और उसको आपने किसी ने स्ट्रक्चर्ड वे में बताया, किसी ने ओवरऑल बता दिया कि जी हमने ये मैंने मेरी अचीवमेंट थी और इसको मैंने इस तरह अकम्प्लिश किया, ठीक है। तो इस 8 स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग बेसिकली एक स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ठीक है। इसमें हम प्रॉब्लम को एज ए स्टोरी लेते हैं और फिर उसको हम लोगों का इंटरेस्ट गेन करते हैं, गेन करने के बाद फिर हम उस प्रॉब्लम के ऊपर काम करते हैं। A3 इसके बारे में कौन कौन जानता है और इसका क्या मतलब है? A3 लिखा हुआ है, आपने पढ़ा है, इसका क्या मतलब है? A3 बेसिकली पेपर का साइज है जिसके ऊपर हम 1 पेज, उसको हम कहते हैं 1 पेज स्टोरी, उसके हम 1 पेज स्टोरी लिखते हैं, उसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ये पहला हिस्सा भी प्लान है, दूसरा भी प्लान है, तीसरा भी प्लान है, आखिरी जो है वो चेक एंड एडजस्ट है। तो बेसिकली PDCA स्टैंड्स फॉर प्लान, डू, चेक एंड एडजस्ट। तो हम 75% जो है वो हम प्लानिंग करते हैं और जो 25% जो बाकी पार्ट है उसमें हम डू, चेक एंड एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो A3 बेसिकली हमारा पेपर का साइज है जिसके ऊपर हम अपनी स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। तो इसको हम कहते हैं A3 और PDCA फॉर्मेट, दोनों हम वर्ड यूज कर सकते हैं इसके लिए। स्टोरी टेलिंग, मैंने अभी आपको बताया कि स्टोरी टेलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप एक बंदे को कोई बात बता रहे हैं तो उसकी आपने सबसे पहले अटेंशन गेन करनी है कि आप क्या उसको समझाना चाह रहे हैं, और जब आप अटेंशन गेन कर लेते हैं, उसकी बायन कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद आप अपना मसला उसको प्रॉपर्ली समझा पाते हैं, ठीक है। जब तक आप उसको स्टोरी बताते नहीं, हम जैसे बचपन में ये था कि हम लोग स्टोरी सुनते थे तो हम लोग बड़ा कीनली होकर सुनते थे, हमें समझ आती थी स्टोरी कि हम लोग वो क्या हमें बताया जा रहा है और हम उसको परसीव करते थे। फिर अपने बैक ऑफ माइंड में बाद में हम उसको याद रखते थे कि जी हमने वो स्टोरी सुनी थी। अगर हमने वो स्टोरी प्रॉपर सुनाई गई हमें, अगर वो सुनाई ही नहीं गई हमें प्रॉपर, तो हम उसको भूल जाते थे फौरन, ठीक है। डिटरमिन द टाइप ऑफ स्टोरी यू नीड टू टेल, choose 1 page reporting style, develop a concise and focused 1 page report to support your story। आप लोगों के ज़िंदगी में छोटे छोटे मसले आते हैं, आप उनको सॉल्व करते हैं। अब हम इंडस्ट्री में इस वक्त हैं, हमने इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो इंडस्ट्री के प्रॉब्लम छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, कहीं पे हमारे पास छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होंगे, कहीं पे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होंगे। तो अगर हम उन्हें स्ट्रक्चर्ड वे पे करेंगे और उसको एक पेपर पे ला के करेंगे, लिख के करेंगे स्ट्रक्चर्ड वे में, तो इंशाल्लाह वो प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। बेसिकली 8 स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ये प्रॉब्लम को फिक्स करता है। रीअकरेंस प्रिवेंशन पे काम करते हैं हम इस पे, हम दोबारा वो प्रॉब्लम रीअकर नहीं होने देते। अगर हम उसका प्रॉपरली रूट कॉज निकालते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं तो वो प्रॉब्लम दोबारा अकर नहीं होता। इट्स A3 पेपर। जैसे अभी आपने एक प्रॉब्लम बताया, हमने देखा कि उसका बैकग्राउंड क्या था, उसकी करंट सिचुएशन क्या थी, उसका गोल क्या था, एनालिसिस आपने किया, फिर रिकमेंडेशंस हुई, प्लान हुआ, फिर फॉलोअप हुआ। ये वो एक पेपर है जिसको हम स्ट्रक्चर्ड वे में प्रेजेंट करते हैं 1 पेज स्टोरी के ऊपर किसी भी सीनियर को, ताकि जो भी प्रॉब्लम है अगर आप उसको 10 पेजेस पे लेके जाएंगे तो वो 10 पेजेस नहीं पड़ेगा। अगर 1 पेज स्टोरी बताएंगे तो वो फौरन उसको समझ जाएगा कि प्रॉब्लम क्या था, करंट सिचुएशन क्या है, टारगेट क्या सेट किया, रूट कॉज क्या है, काउंटर मेजर क्या है, उसको हमने कैसे सॉल्व किया और इसको हमने कैसे चेक एंड एडजस्ट करना है नेक्स्ट। व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द करंट सिचुएशन, व्हाट इज द बैकग्राउंड, व्हाट इज गोल, how we can do the root cause for this problem। it's a general statement। उसने कहा कि जी प्रॉब्लम है जी, फैक्ट्री की जो क्वालिटी है वो सही नहीं आ रही है, तो हमें इसको ठीक करने की जरूरत। दीज आर द जनरल स्टेटमेंट्स विच वी विल लिसन जब ऑन द फ्लोर, जब हम फ्लोर पे जाएंगे तो इन कानों में हमारी आवाज़ें आएंगी कि इंजी होता है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसको स्ट्रक्चर करने का नाम A3 8 स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग है। अभी इसमें इस स्टेटमेंट में आपको कोई समझ नहीं आ रही कि फिगर्स क्या है, डाटा क्या है, करंट सिचुएशन क्या है, हमने कितना प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कितना हम कर सकते हैं, रूट कॉजेज कैसे निकालनी है, इस जनरल स्टेटमेंट से हमें कुछ नज़र नहीं आता। तो मोस्टली हमारे जो लोग हैं वो जनरल स्टेटमेंट पे ही काम कर रहे होते हैं, ठीक है। आपने ये शायद स्टोरी सुनी हो छोटी सी, मैं दोबारा सुना देता हूँ क्योंकि हमने अपने सीनियर से ये सुनी है और इसमें एक लेसन है आप लोगों के लिए। कि एक बादशाह था, तो पुराने वक्तों की बात है, उसमें एक काफ़िला आया मिस्र के अंदर दाखिल हुआ। तो वहाँ के बादशाह ने पूछा कि जी मेरे हदूद के अंदर एक काफ़िला आया, तो आप लोग ना जाके ज़रा उससे पूछ के आए। एक वज़ीर को बोला उसने, जाके पूछ के आए कि ये कौन लोग हैं। तो वो गया, जाके उसने उनसे पूछा कि जी आप कौन लोग हैं और कहाँ से आए हैं। उन्होंने बताया जी हम साथ वाले अपना उससे कंट्री से आए हैं और हम लोग गल्ला लेकर आए हैं, हमने तिजारत करनी है। तो उसने जाके अपने बादशाह को बता दिया। तो बादशाह ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड टू लिसन द आंसर। उसने अपने दूसरे वजीर को भेजा, तो वो गया, उसने जाके भी ऐसा सवाल पूछा। उसने कहा जी आप कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं और किस मकसद के लिए आए हैं। तो उसने बताया कि जी हम लोग साथ वाली कंट्री से आए हैं, हम लोगों ने गल्ला बेचना है
और हमारा पर्पज़ ये है कि हमने यहाँ पे इतने दिन स्टे करना है। फिर उसने अपने एक और वज़ीर को भेजा, इंडस्ट्रियल इंजीनियर को या टेक्सटाइल इंजीनियर को, से लाइक। तो उसने जाके कहा जी कि आप कहाँ से आ रहे हैं? जी उसने बताया जी फ़लानी कंट्री से आ रहे हैं। कितने लोग हैं? उसने बताया जी हम इतने लोग हैं। उसमें बच्चे कितने हैं, औरतें कितनी हैं, मर्द कितने हैं? उन्होंने बताया जी हम इतने औरतें हैं, इतने बच्चे हैं, इतने मर्द हैं। आपने कितने दिन स्टे करना है? उसने बताया जी हमने इतने दिन स्टे करना है। आपने कहाँ स्टे करना है? हमने फ़लानी जगह स्टे करना है। आपने तिजारत के लिए कहाँ कहाँ जाना है? उन्होंने बताया जी हमने तिजारत के लिए यहाँ यहाँ जाना है। तो उसने जाके ये स्टोरी अपने बादशाह को बताई, तो उसने उसको फिर इनाम से भी नवाजा। और बाद में लेसन क्या है कि आप लोग स्टोरी को, या कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, हम उसको जनरल स्टेटमेंट की तरफ लेते हैं कि जी एक प्रॉब्लम आ गया, इसका हमारे बैक ऑफ माइंड में ये सोल्यूशन है, हम इसको कर देते हैं। लेकिन ऐसे नहीं, आपने उसकी डिटेल में जाना है, तय में जाना है, डाटा इकट्ठा करना है, उसके ऊपर हमने एक्शन लेना है। नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास प्रॉब्लम आता है, आप गाड़ी पे जा रहे हैं, टायर बस्ट हुआ, आप नीचे उतरे, आपने टायर को खोला, खोलने के बाद स्टेपनी लगाई और टायर टाइट करके आप लोग चले गए। आपने ये देखा कि टायर पंक्चर क्यों हुआ, उसकी रीजंस क्या थी, प्रॉब्लम क्यों था। क्या आप उसकी पीरियोडिक जो मेंटेनेंस है वो आपने नहीं कराई, आपने उसमें एयर कम थी, टायर जो है वो रफ एंड टफ हो चुका था, मतलब वेयर एंड टेयर उसमें ज़्यादा हो चुकी थी, क्या प्रॉब्लम था। तो हम लोग वो देखे बगैर ही फैसला कर लेते हैं, बस ठीक है जी इसको हमने, क्योंकि हम जल्दी में हैं। तो यही चीज़ हमारे बैक ऑफ माइंड में बैठ जाती है। हम इंडस्ट्री में आते हैं तो हम यही काम शुरू कर देते हैं। हमारे पास प्रॉब्लम आता है, हम कहते हैं अच्छा ये प्रॉब्लम आ गया तो इसका ये सोल्यूशन कर दो या ये कर दो जाके। तो जी हाँ, अभी हम क्यों पे जाते नहीं, हम लोग कहते हैं जी इसका सोल्यूशन दे दो फ़ौरन। हम लोग उस चीज़ को फिक्स नहीं करते, हम लोग जस्ट उसका सोल्यूशन देते हैं और बात को ख़त्म कर देते हैं, और फिर प्रॉब्लम दोबारा रिएक्ट हो जाता है। आपने देखा जो लोग इंडस्ट्री में अभी आप लोग नए आए हैं, जो लोग पुराने बैठे हैं उनको पता है कि प्रॉब्लम बार बार रिपीट्स होते हैं। कस्टमर जो है वो परेशान हो जाता है कि यार एक प्रॉब्लम पहले भी आपने भेजा, फिर दोबारा आ गया, फिर दोबारा आ गया, वाई। तो उसको फिक्स करने के लिए, ख़त्म करने के लिए ये 8 स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जो कि यहाँ पे हमने अभी इंट्रोड्यूस करवाया है, और इसमें कुछ लोग इस पे काम कर भी रहे हैं। तो आप लोगों को जो ये मैं सिखा रहा हूँ, सबको एक एक प्रॉब्लम मिलेगा, और हर बंदे ने चाहे जिस तरह का मर्जी बनाए, आप मुझसे डायरेक्टली सपोर्ट ले सकते हैं, ठीक है, आप मुझे बुलाएंगे मैं आपके पास आ जाऊँगा। लेकिन हमने एक एक PDCA सबने बनाना है। हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते, हम प्रॉब्लम को फिक्स नहीं करते, हम प्रॉब्लम आता है और उसका हम सोल्यूशन देते हैं और ख़त्म। रूट कॉज की तरफ हम जाते ही नहीं हैं। तो हमने रूट कॉज का रास्ता अपनाना है। इस वीडियो से जो मेरा टेक अवे ये है कि आपने एक ऐसा एनवायरनमेंट पैदा करना है जिसमें हम फ्रीली अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें और लोगों को वेलकम कह सकें, जो लोग आके आपको बताएं कि जी हाँ जी मुझसे गलती हुई, आई मेड अ मिस्टेक एंड आई कमिट एंड आई विल नॉट डू इट अगेन एंड फॉर दिस आई विल सिट विद हिम, और हम उसका बैठ के प्लान चेकआउट करेंगे कि किस तरह हम दोबारा प्रॉब्लम ये सॉल्व ना आने दें। यही चीज़ हमने पहले इस वीडियो में भी देखी है कि अगर प्रॉब्लम आ जाता है तो हम किसी को खौफज़दा नहीं करेंगे, हम उसको ये नहीं कहेंगे कि यार तूने ये क्या कर दिया, तूने एहतियात क्यों नहीं की, तूने ये स्टेप क्यों नहीं लिया, ये स्टेप क्यों नहीं लिया। ये सब चीज़ें बात की हैं। प्रॉब्लम आ गया है, हमने उसको पहले देखना है कि प्रॉब्लम आया क्यों है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे रीजंस क्या है, रूट कॉजेज क्या है। फिर हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, फिक्स करना है, और फिर हमने उसको कहना है कि अब आपने इसकी चेकलिस्ट को फॉलो करना ताकि प्रॉब्लम दोबारा ना आए। रिवॉर्ड एफर्ट्स टू अनकवर प्रॉब्लम्स एंड टर्न देम इनटू अपॉर्चुनिटीज फॉर इंप्रूवमेंट। ठीक है, प्रॉब्लम आया, आपने उसको सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद आपने उसको फिक्स कर दिया, उसको अपने पास अपने जो आपका SOP है उसको अमेंड किया, अमेंड करने के बाद आपने अपने SOP का हिस्सा बना लिया। अब जब आपने उसका हिस्सा बना लिया, आपने लोगों को अप्रिशिएट करना शुरू किया कि यार ये प्रॉब्लम इस वजह से आया था, अब आपने नहीं करना, इसको आपने सही तरीके से लेके चलना है, ये प्रॉब्लम दोबारा नहीं आएगा। तो वो प्रॉब्लम फिर दोबारा नहीं आएगा। अगर आप उसको दोबारा स्नब करते हैं और उस बात पे जी आपने फिर दोबारा अपने SOP फॉलो नहीं किया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो क्या है कि वो उसको दोबारा SOP को लेके नहीं चलेगा, प्रॉब्लम दोबारा रिएक्ट हो जाएगा। सो वी आर एट लेवल 2, ठीक है। नो स्टैंडर्ड्स, यस वी हैव स्टैंडर्ड्स। लेवल 1 वी हैव स्टैंडर्ड्स, लेवल 2 वी हैव स्टैंडर्ड्स एंड वी फॉलो देम। हमारे SOP लिखे हुए हैं और उसमें हम समहाउ उसको SOP पे काम कर रहे हैं। बट द थर्ड वन इज वी सॉल्व प्रॉब्लम इन अ स्टैंडर्डाइज्ड वे। नो, कम से कम मैंने अपने 15 दिनों 20 दिनों के अंदर देख लिया कि यहाँ पे हम स्टैंडर्डाइज वे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करते। प्रॉब्लम आते हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस है, बैक ऑफ माइंड में बहुत सारा एक्सपीरियंस पड़ा हुआ है, वहाँ से हम एक सोल्यूशन निकालते हैं, डालते हैं, और हम कहते हैं लो जी ये मामला क्लोज हो गया, अब दोबारा प्रॉब्लम नहीं आएगा। और ठीक दूसरे दिन वो प्रॉब्लम दोबारा रिपीट हो जाता है। हम फिर दूसरा सोल्यूशन लगाते हैं। हमारे पास बहुत सारे सोल्यूशंस हैं,
ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी हैव लर्न अ लॉट विद आवर एक्सपीरियंस। प्रॉब्लम आया, हमने सोल्यूशन किया, वो हिट हो गया, लो जी हमने कहा ये इधर बिठा लिया कि भाई यही सोल्यूशन है इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन उसका सोल्यूशन वो नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ पोटेंशियल काजेज फॉर वन प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम की कई पोटेंशियल काजेज हो सकती हैं, हम एक पोटेंशियल काज के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं और 60-70% पोटेंशियल काजेज हिडन होती हैं, अंडर द कवर होती हैं, हम उनको देख ही नहीं रहे होते। ठीक है, तो ये एवोल्यूशनरी लर्निंग है कि आपने खुद से चीज़ें डिज़ाइन करनी है, ड्राइव करनी है। एक है A3 प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, एक A3 प्रपोजल स्टोरी है। बेसिकली दो पार्ट हैं A3 के। A3 प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी यूज होता है, आपने कोई प्रोजेक्ट करना है उसके लिए भी आप A3 को यूज कर सकते हैं। एक पेज के ऊपर आप अपना लेकर आ सकते हैं कि मेरी करंट सिचुएशन ये है, मैंने यहां से यहां जाना है, ये मैंने स्टेप, मेरे प्लान के अंदर ये स्टेप्स हैं, ये मैं काम करूंगा और इससे मैं ये चीज़ अचीव करूंगा। तो ये भी आप वन पेज पे A3 की आप प्रपोजल स्टोरी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आप एक पेज के ऊपर कर सकते हैं। इस तस्वीर से आपको क्या नजर आ रहा है जी? प्रॉब्लम्स आर लाइक बबल्स। स्मॉल प्रॉब्लम्स जब हम इनका सोल्यूशन नहीं करते तो ये फिर बड़े प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर जब हम उनका सोल्यूशन नहीं करते तो वो फिर कॉर्पोरेट प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जहाँ पे डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। जब प्रॉब्लम छोटे होते हैं डिसीजन मेकिंग भी आसान होती है, उस पर काम करना भी आसान होता है, उसको फिक्स करना भी आसान होता है। जब हम उसको फिक्स नहीं करते, प्रॉब्लम्स प्रोलॉन्ग करते हैं, तो वो फिर बड़े प्रॉब्लम हो जाते हैं। वो हम फिर मैनेजर लेवल पे या आप कह लें कि सीनियर मैनेजर लेवल पे वो प्रॉब्लम चले जाते हैं और वहाँ पे जाके उनका डिसीजन करना पड़ता है। अच्छा, प्रॉब्लम दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सिंगल लूप, एक होते हैं डबल लूप। सिंगल लूप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, फिक्स द प्रॉब्लम, जो कि हम करते हैं नॉर्मली। ठीक है, एज ए नेशन मैंने बताया कि हम लोग सिंगल लूप प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे होते हैं, डबल लूप पे हम जा ही नहीं रहे होते। अब डबल लूप प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है कि हम लोगों ने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है, उसको देखना है कि प्रॉब्लम था क्या, उसके बाद फिर हमने उसका रूट कॉज एनालिसिस करना है, फिर हमने उसके काउंटर मेजर लेने हैं, फिर हमने उसको फिक्स करना है। ये है हमारा डबल लूप प्रॉब्लम सॉल्विंग। और सिंगल लूप हमारा वही है जो हम ऑलरेडी हम कर रहे हैं, PDCA, प्लान डू चेक एडजस्ट। और इसको हमने सर्कल में घुमाया हुआ है। क्यों घुमाया हुआ है? एक प्रॉब्लम आया, एक प्रॉब्लम सपोज हमारे पास कोई आया, उसका 100% यानी वो प्रॉब्लम हमारे पास आ रहा है। अब हमने क्या किया, हमने टारगेट सेट किया कि पहले हम इस 25% को सॉल्व करेंगे। उस 25% के हिसाब से आपने सारे काउंटर मेजर्स लिए। ठीक है, अब क्या हुआ, 25% आपने टारगेट अपना अचीव कर लिया। अब आपने PDCA क्लोज नहीं करना, PDCA राउंड द क्लॉक ये चलता रहेगा तब तक जब तक प्रॉब्लम सारा 100% फिक्स नहीं हो जाता। ठीक है, इसलिए इसको सर्कल में दिखाया गया है कि ये कंटिन्यूस चलता रहेगा, कंटिन्यूस ये इंप्रूवमेंट पे चलता रहेगा। लाइक हमने प्लान कर लिया कि हमने 100% इसको एलिमिनेट करना है, लेकिन पहला टारगेट हमने सेट किया कि हमने 25% करना है, तो 75% के लिए हम दोबारा उसी प्रोसेस से गुजरेंगे। ठीक है, दोबारा हम रूट कॉज एनालिसिस पे जाएंगे, पोटेंशियल काज एक किल किया, फिर दूसरा किल करेंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा, उसको फिर हम फिक्स करने की तरफ जाएंगे। तो जब तक प्रॉब्लम फिक्स नहीं होता ये कंटिन्यूसली प्लान डू चेक एक्ट, प्लान डू चेक एक्ट चलता रहेगा। ठीक है, ये हैं जी 8 स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग टोयोटा के। तो प्लान में हम करते हैं जी क्लैरिफाई द प्रॉब्लम। पहले प्रॉब्लम को क्लैरिफाई करना, समझना है कि प्रॉब्लम क्या था, इसका बैकग्राउंड क्या है, फिर हमने प्रॉब्लम सॉल्यूशन की तरफ जाना है। नॉर्मली क्या होता है कि हम हाफ कुक सॉल्यूशन दे देते हैं क्योंकि हमने प्रॉब्लम को समझा ही नहीं होता। हम आधा प्रॉब्लम समझते हैं कि जी कस्टमर की तरफ से ही कंप्लेंट आ गई, लो जी हमने उस पर पीछे सारी गाड़ियां नाके पे रोक ली। प्रॉब्लम आया सफ़ेद में, हमने काली भी रोक ली, ब्लू भी रोक ली, रेड भी, सारी गाड़ी रोक ली हमने कहा भाई कोई गाड़ी नहीं जाएगी। फिर हमने कहा जी प्रॉब्लम सिर्फ जो करोला है उसमें है, वाइट करोला के अंदर प्रॉब्लम है। हमने सिटी भी रोक ली, हमने प्रोस्मेटिक भी, सारी रोक ली गाड़ियाँ। हमने कहा नहीं जी रोक, नाके से कोई चीज़ आगे नहीं जाएगी, ये चीज़ नहीं करनी। ठीक है, पहले प्रॉब्लम को समझना है, क्लैरिफाई द प्रॉब्लम। जब इसको मजीद हम डिटेल में जाएंगे तो आपको अंडरस्टैंड होगा कि यार प्रॉब्लम को देखने का भी एक तरीका है, उसको समझने का भी एक, अंडरस्टैंड करने का भी एक तरीका है। ठीक है, दूसरा है ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम। आपके पास एक प्रॉब्लम आ गया, आपने उसको बिट्स एंड बाइट्स में कन्वर्ट करना है, देखना है कि यार ये प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम ये है, इसके नीचे कौन कौन से इसके हिस्से कौन कौन से हैं। लाइक एक कस्टमर की कंप्लेंट आई तो आपने सबसे पहले देखना है कि यार ये किस कस्टमर में आई, किस कस्टमर्स में किस ऑर्डर्स में आई, किस ऑर्डर में किस साइज में आई, किस कलर में आई। ठीक है, और किस कलर में उसको कोरिलेट करना है अपने डाटा के साथ, जो क्वालिटी का डाटा है उसके साथ,
कि यार इस कलर में क्या हमें कोई प्रॉब्लम नज़र आई थी जब हमने इसको शिप किया था। अगर कस्टमर ने स्पेसिफिकली उस कलर की बात की है तो हमने डायरेक्टली उस कलर पे नहीं जाना, हमने पूरा उसका डाटा लेना है कि किस किस ऑर्डर हमारे कौन कौन से शिप हुए, इस डेट के अंदर कौन कौन से ऑर्डर इस कस्टमर के शिप हुए, और इस ऑर्डर के अंदर हमारे कौन कौन से साइजेस गए, किस साइज़ में उसने ये प्रॉब्लम निकाला है, किस कलर में ये प्रॉब्लम निकाला है। तो आपने उस प्रॉब्लम का ब्रेक डाउन करना है, उसको छोटे से छोटे हिस्से में, उसको कहते हैं हम पॉइंट ऑफ अकरेंस में जाना है हमने, ठीक है, पॉइंट ऑफ अकरेंस जहां से वो प्रॉब्लम, जिस जगह से वो प्रॉब्लम जनरेट हुआ है। सेकंड वन स्टेप इज ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम एंड थर्ड वन इज सेट टारगेट। जब आपको पता चल गया कि यार मेरे पास ये प्रॉब्लम आ गया, आपने प्रॉब्लम का साइज देख लिया, अब आपने कहा कि यार इसको मैंने सॉल्व कितना करना है, 100% एलिमिनेट करना है या 100% से पहले हम 25% पे जाएंगे, फिर 25% पे, इस तरह करना है। अगर आपने उसको बाइट्स में कन्वर्ट करना है, सपोज 25% इस तरह करना है, तो आप उसका पूरा प्लान बनाएंगे। वो सेट टारगेट में लिखेंगे कि 25% मैं करूँगा, इसको एलिमिनेट करूँगा और किस डेट तक करूँगा, वो आपने उसमें लिखना है, क्या करूँगा, कब तक करूँगा, ठीक है, और कैसे करूँगा, ये आपने इस सेट टारगेट में मेंशन करना है। नेक्स्ट है जी आपका एनालाइज रूट कॉज। अब इसमें एनालाइज रूट कॉज में पोटेंशियल कॉज पहले आएगा कि आपको शक किस पे है, और शक आपको 10 चीज़ों पे है तो 10 चीज़ें लिख लें, ठीक है ना, और फिर 1 बाय 1 उसको वेरीफाई करना है। एक और चीज़ है, हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं दफ्तरों में बैठ के, दफ्तरों में बैठ के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते। गैम्बा वॉक, गैंची गेनबिट्सू, गो एट सोर्स, प्रॉब्लम का सोल्यूशन सोर्स पे मिलना है, दफ्तर में बैठ के नहीं मिलना। एक्सपीरियंस पे नहीं जाना, फैक्ट्स पे जाना है, और फैक्ट्स क्या हैं वो आपको फ्लोर पे मिलेंगे, और फैक्ट्स विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होते रहते हैं। अगर हम वहीं दफ्तर में बैठ के ही उसका सोल्यूशन दे देंगे कि यार ये वाला फार्मूला, ये वाली चीज़, ये वाला ऐसे करके रेसिपी जाके चेंज कर दो तो ये ठीक हो जाएगा, हो सकता है वो ठीक होने के बजाय ख़राब हो जाए, और हो सकता है वो ठीक भी हो जाए। तो चांसेस आर वेरी लेस कि वो ठीक हो जाए, और चांसेस आर वेरी हाई कि वो ख़राब हो जाए, क्योंकि आपने प्रॉब्लम तो सोर्स पे जाके देखा ही नहीं, आपको पता ही नहीं कि वहाँ शेड का प्रॉब्लम क्या है, असल मसला क्या, रेसिपी का मसला है, फैब्रिक का मसला है, ये शेड क्यों आया, ये शेड अचीव क्यों नहीं हुआ। तो आपने उधर बैठे कहा यार इसमें आप एंजाइम इतना % और डाल दो, इसमें ब्लीच इतने % डाल दो, इसमें स्टोन इतने % डाल दो, ये कर दो, ये कर दो। आपने रेसिपी को अमेंड कर लिया, लेकिन आपने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया। तो पोटेंशियल काजेज जितनी भी आपको समझ में आती हैं, जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया कि जी शेड अचीव नहीं हुआ, तो आपने कहना यार शेड अचीव नहीं हुआ तो मुझे शक किस किस पे है, मुझे फैब्रिक पे भी शक है, मुझे शेड श्रिंकेज पे भी शक है, मुझे मशीन की कैपेसिटी पे भी शक है, और मुझे ये भी शक है कि यार इसमें हमने नंबर ऑफ़ गारमेंट्स ज़्यादा डाल दिए हैं। तो जितने भी शक हैं आपको उसको अपने लिखना है, लिखने के बाद एक एक को वैलिडेट करना है, और वैलिडेट कैसे करना है, विद एविडेंसेस। फ्लोर पे जाके आपने देखना है कि यार ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। अच्छा मज़े की बात, एक तो हो गया ना काम, कस्टमर के पास चला गया, फिर आपने देखना है कि यार ये जो हो रहा है इसको आपने चेक करना है, एक उसका मेथड चेक करना है, देखना है कि यार ये जो पीस उसने लगा के रखे हैं इनमें प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर इनमें नहीं है तो जो उसने आगे भेज दिया उसको चेक करना है। तो प्रॉब्लम अगर सिमिलर आपको मिल जाता है तो फिर आपने ये नहीं कहना कि यार ये ऐसा कर नहीं सकता, उसने किया है, ये दोबारा भी हुआ है तो आपके पास यहाँ गारमेंट पहुँचा है ना, तो फिर हमने उस गारमेंट को उठा के उसके पास जाना है, फिर देखना है कि इसके मेथड में प्रॉब्लम है, मशीन में प्रॉब्लम है, कहाँ पे जाके प्रॉब्लम हमने फिक्स करना है, मशीन में फिक्स करना है, मेथड में फिक्स करना है, प्रोसेस में फिक्स करना है, या सप्लाई चेन में जाके प्रॉब्लम फिक्स करना है, ठीक है। उसके बाद आपने जाना है जी रूट कॉज एनालिसिस। ये पोटेंशियल कॉजेज इसका पार्ट ही है, ठीक है। इफ आप कह लें से 4A पोटेंशियल कॉजेज, और जो 4 है अपना 4B है वो आपका है एनालाइज रूट कॉज। फिर आपने जब पोटेंशियल कॉजेज वेरीफाई कर ली और उसमें 2, 4, 3 पोटेंशियल जो भी आपने देखा कि ये वैलिडेट हो गई हैं, अब आपने इनका वाइव एनालिसिस करना है। फिशबोन डायग्राम बना लें, वाइव एनालिसिस कर लें, डिपेंड्स ऑन यू, लेकिन नॉर्मली हम लोग वाइव एनालिसिस करते हैं। उसमें हम 5 वाई यूज़ करते हैं, 5 वाई टेक्निक्स है, तो उसमें हमने 5 वाई में अपना आंसर ढूंढना होता है। अगर वो नहीं मिलता तो 6 भी कर सकते हैं, 3 में भी आपको आंसर मिल सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि 5 में ही आंसर ढूंढना है, ठीक है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ऐसा क्यों हुआ, फिर ऐसा क्यों हुआ, फिर ऐसा क्यों हुआ, फिर ऐसा क्यों हुआ। जब आप क्यों करते हैं ना तो फिर आपको किसी एक क्यों में जवाब मिल जाता है, ठीक है। और जब वो जवाब मिल जाता है और आप उसको वैलिडेट कर लेते हैं यार यही रूट कॉज है, तो फिर आप उसको फिक्स करते हैं। जब आप उसको फिक्स कर लेते हैं तो उस पोटेंशियल कॉज को आप किल कर रहे होते हैं उस रूट कॉज एनालिसिस के थ्रू, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है जी 5वां स्टेप, डेवलप काउंटर मेजर्स। जो आपने रूट कॉज एनालिसिस निकाले पोटेंशियल कॉज के अगेंस्ट,
अब आपने उनको काउंटर मेजर में कन्वर्ट करना है कि हम ये स्टेप ये प्रोसेस में चेंज करेंगे, ये हम स्टेप लेंगे, 1 2 3 4 स्टेप्स लेंगे ताकि ये प्रॉब्लम हमारा ख़त्म हो जाए। तो आपने उसके अंदर वो लिखने हैं और उसको लिखने से पहले आपने ये देखना है कि उसका इम्पैक्ट बाकी प्रोसेस पे तो नहीं आ रहा। कोई ऐसा काउंटर मेजर ले लें जिस पे कॉस्ट पे इम्पैक्ट आ रहा हो, उसकी सेफ्टी पे इम्पैक्ट आ रहा हो, कॉस्ट पर मैन आवर के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा हो, उससे आपकी कॉस्ट बढ़ रही हो, तो आपने इम्प्लीमेंट नहीं करना। आपने वो इम्प्लीमेंट करना है जिस पे लेस कॉस्ट हो और वो अप्रोप्रिएट सोल्यूशन हो, टाइम उस पर कम से कम कंज्यूम हो, सेफ्टी के हवाले से वो मतलब वो कह लें कि अडॉप्टेबल हो। अगर आप ऐसी चीज़ कर लें जिस पे सेफ्टी का कोई कह लें कि प्रॉब्लम आ सकता है, तो आप वो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है जी डू में हमारा है जी सी काउंटर मेजर थ्रू, कि जब हमने काउंटर मेजर बना लिए, अब हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी है, कौन करेगा, क्या करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा और कब तक करेगा। ठीक है, उस पे हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स करनी है सी काउंटर मेजर थ्रू के अंदर। आगे है चेक। जब हमने काउंटर मेजर ले लिए, काउंटर मेजर लेने के बाद हमने चीज़ों को फिक्स करना शुरू कर दिया, अब हमने प्रोसेस को भी मॉनिटर करना है और रिजल्ट्स को भी मॉनिटर करना है। क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं जैसे हमें चाहिए, जो कस्टमर का स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक रिजल्ट आ रहे हैं? अगर तो रिजल्ट आ रहे हैं तो आपका जो रूट कॉज एनालिसिस है वो भी ठीक हुआ है, आपने जो पोटेंशियल काजेज आइडेंटिफाई किए वो भी ठीक किए हैं, और उसके ऊपर जो काउंटर मेजर लिए वो भी ठीक लिए हैं। और अगर उस पर रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो आपके काउंटर मेजर में कहीं प्रॉब्लम है या रूट कॉज में कहीं प्रॉब्लम है, आपको दोबारा वापस जाना होगा अगर प्रॉब्लम फिक्स नहीं हुआ। और अगर प्रॉब्लम फिक्स हो गया है तो आपने उसका प्रोसेस पहले मॉनिटर करना है, फिर उसके बाद अगले स्टेप में हमने उसको स्टैंडर्डाइज इफेक्टिव काउंटर मेजर्स एंड शेयर। क्लैरिफाई द प्रॉब्लम में हम सबसे पहले 2-3 चीज़ें देखते हैं कि आइडियल सिचुएशन क्या है, हमारी करंट सिचुएशन क्या है और हमारा गैप क्या है। ठीक है, अच्छा, इसका ये सारी थ्योरी है बेसिकली। मैं आपको ना ये एक दफ़ा गो थ्रू कराने के बाद मैं प्रैक्टिकल की तरफ लेके जाता हूँ, क्योंकि जो हम प्रैक्टिकल देखेंगे वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये वी आर लर्निंग अबाउट द क्लैरिफाई द प्रॉब्लम। अभी हम पहले स्टेप में हैं। मैंने आपसे बात की थी कि पहले प्रॉब्लम को समझना है, और जब तक हम प्रॉब्लम को समझेंगे नहीं, हम देखेंगे नहीं कि हमारी किस किस नीड को हर्ट कर रहा है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी उससे हर्ट हो रही हैं, कंपनी विजन पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है या हमारे गोल्स मैच नहीं कर रहा है, तो हमने पहले उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले प्रॉब्लम को समझना है कि कितने वॉल्यूम में है, प्रॉब्लम है क्या, एग्जैक्टली उसकी स्टेटमेंट क्या है। तो कोई भी प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले आपने उसको देखना है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, शुड कंसीडर द प्रोसेस ऑनर व्यू पॉइंट्स। प्रॉब्लम लेके जो प्रोसेस ऑनर उससे डिस्कस करें कि यार ये प्रॉब्लम है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं। होता है कि वो पहला जवाब उसका क्या होगा, यार ये तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, ऐसे ही कस्टमर ने इसको रेज कर दिया। सपोज मेजरमेंट का छोटा सा प्रॉब्लम आ गया या फ्लोटिंग थ्रेड आ गया, ठीक है, ब्रोकन थ्रेड आ गया, तो ये मसला नहीं है, लेकिन आपने उसका व्यू पॉइंट लेना है। अगर वो व्यू पॉइंट सही देगा, बताएगा हाँ यार ये प्रॉब्लम है, हमारे ये पहले भी हमारे पास प्रॉब्लम आया था, हमने इसका ये सोल्यूशन किया था, लेकिन हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है, तो आपने पहले बाय-इन लेना है प्रॉब्लम का, जो भी प्रॉब्लम आया है। हम अगर डायरेक्टली इसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे, उसको हम साथ में शामिल नहीं करेंगे, वो ऑन ही नहीं करेगा, वो कहेगा भाई मेरा प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका प्रॉब्लम था, आपने निकाला देखा, मुझे तो कभी प्रॉब्लम ही नहीं आया। तो उनका बाय-इन लेना ज़रूरी है। फिर कस्टमर का और प्रोसेस ओनर, इन दोनों का बाय-इन, कैसे कस्टमर ने क्या बताया, उसका इंटरनल ये कंप्लेंट है या एक्सटर्नल है, प्लस उसका जो प्रोसेस ओनर है वो उस प्रॉब्लम के बारे में कैसे सोच रहा है। ठीक है, अच्छा, इसमें जैसे मैंने बताया कि PDCA में स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड क्या है कि जो हमारा कस्टमर का गिवन स्टैंडर्ड है। करंट सिचुएशन क्या है कि जो उसने हमें बताया कि जी 10% प्रॉब्लम है, 5% प्रॉब्लम है या 8% प्रॉब्लम, जो भी है। उसके बाद डिस्क्रिपेंसी क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल, यानी आप इसको गैप भी लिख सकते हैं, डिस्क्रिपेंसी भी लिख सकते हैं कि स्टैंडर्ड क्या था, 100% उसको एक्यूरेट चीज़ें चाहिए। करंट सिचुएशन क्या है कि जी 8% प्रॉब्लम आ गया, तो गैप क्या है 8%। हमने किल किसको करना है, 8%। 92% हमारी चीज़ें ठीक है, 92% वी आर ओके, वी हैव टू वर्क विद 8%। ठीक है, एक्सटेंड क्या है, व्हाट इज द ट्रेंड, उस प्रॉब्लम का ट्रेंड क्या है, व्हेन डिड इट स्टार्टेड, हु वाज अफेक्टेड, हाउ ऑफन डज इट अकर्स, व्हाट डज इट हैपन। इसमें एक्सटेंट में हमने उसका पूरा वॉल्यूम लिखना है कि यार इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स और आ सकते हैं, कितने ह्यूज क्वांटिटी में प्रॉब्लम और आ सकता है। तो हमने वो अपने जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं वो हमने यहाँ पे लिखने हैं। Why should this problem be addressed? What would happen if it weren't addressed? अगर ये नहीं होता तो उससे क्या होगा, ठीक है ना, कंपनी में स्टेक पे लग जाएगा,
कस्टमर कंप्लेंट आ जाएगी, हमारा रीवर्क बढ़ जाएगा, हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, डिफरेंट मतलब प्रॉब्लम्स आ सकते हैं इस प्रॉब्लम की वजह से। ठीक है, तो ये है हमारा पहला स्टेप। ठीक है, क्लैरिफाई द प्रॉब्लम कि 5 क्वेश्चन आपने अपने दिमाग में रखने हैं कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले कि टारगेट कंडीशन क्या है, करंट सिचुएशन हमारी क्या है, ठीक है, और कौन कौन सी ऑब्स्टेकल्स हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अंदर, वो आपने नोट करनी है। ठीक है, व्हाट इज़ योर नेक्स्ट स्टेप, क्या आपने फौरन ही पीडीसीए स्टार्ट कर देना है इतने प्रॉब्लम को समझने के बाद, या पूरा प्रॉब्लम आपने इसको राइट डाउन करना है फिर आपने इसको पीडीसीए स्टार्ट करना है, तो इट इज़ योर कॉल। ठीक है, when can we go and see what we have learned from taking the next step। ठीक है, कि हमने जब नेक्स्ट स्टेप लेना है तो उसको पहले हमने पीछे जाके ये 4 स्टेप पूरे करने हैं, फिर हमने 5वां स्टेप लेना है। पीडीसीए किस स्टेज से स्टार्ट करना है वो हमने डिसाइड करना है नेक्स्ट स्टेप लेने से पहले। ठीक है, प्रॉब्लम को समझना है, उसके बाद हमने उसको क्वांटिफाई करना है, इतने हिस्से पे हमने इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्टार्ट करना है, ये हमने नेक्स्ट स्टेप में डिसाइड करना है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेप है। स्टेप 2, ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम। आपने प्रॉब्लम को पीसेस में काटना है ताकि आप एग्जैक्टली पॉइंट ऑफ अकरेंस पे जा सकें जहां प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। ठीक है, इसमें डू नॉट आस्क वाई इन स्टेप 2। इसमें हमने वाई नहीं कहना कि यार ये क्यों हुआ, इस पे हमने 4 W's के ऊपर काम करना है। 4 W's कौन कौन से होते हैं जी? व्हाट, व्हेन, वेयर, हु। ठीक है, प्रॉब्लम, ये जस्ट एक एग्जांपल यहां पे हमने दिए, कोट की है कि ये सपोज प्रॉब्लम है, इसके आगे 2 इसके सब काजेज हैं, फिर ये प्रॉब्लम है 2 काजेज हैं इसी तरह। तो हमने यहाँ पे देखा कि यार ये हमारा मेन प्रॉब्लम था, उससे हमारी 4 प्रॉब्लम और हमें फेस करने पड़े, मजीद हमने इसको प्रायोरिटाइज किया, तो यहाँ पे हमें पता चला कि यार ये जो प्रॉब्लम है ना वो यहाँ पे आया है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ये होगा तो फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ठीक है, ये जैसे अभी आपने बात की थी ना ऑर्डर 1 2 3, इसमें लिखने हमने सारे हैं, हमें यहाँ पे इसको चेक किया, हमें प्रॉब्लम नहीं है, इसमें प्रॉब्लम नहीं, हमें इसमें प्रॉब्लम मिला है, तो हमने इसको प्रायोरिटाइज किया है। ठीक है, और इसमें हमने क्या करना है, गो टू द प्रोसेस। ब्रेकडाउन में हमने क्या करना है, गो टू द प्रोसेस, पॉइंट ऑफ अकरेंस पे जाना है। पॉइंट ऑफ अकरेंस कहां पे है, जहां पे वकुआ, जाए वकुआ इसम कहते हैं। पॉइंट ऑफ अकरेंस क्या कहते हैं, जाए वकुआ, जहां पे प्रॉब्लम हुआ है। रूट कॉज नहीं, रूट कॉज नहीं, रूट कॉज हमने कल पहले कहा है कि वाई एनालिसिस रूट कॉज में होगा। ये जाए वकुआ है जहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, एक मशीन पे प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो हम जाएंगे वहां जाके उसको देखेंगे कि यार प्रॉब्लम यहाँ पे, हमारा पॉइंट ऑफ अकरेंस यहीं पे है, प्रॉब्लम यहाँ से जनरेट हो रहा है, ये बंदा जनरेट कर रहा है, अब क्यों हो रहा है ये बाद में करेंगे। अभी हमने सिर्फ ये डिसाइड किया है कि हमारा मेजर लार्ज प्रॉब्लम था, उसको हमने बाइट्स में किया, हमने उसको 4 हिस्सों में तकसीम किया, फिर हमने उसको मजीद डीप डाउन डिग किया, तो हमने कहा कि जी हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे है, हमने उसको प्रायोरिटाइज किया, उसको हाईलाइट किया। एग्जाम्पल है जस्ट। ठीक है, तो ये डिफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे डिफेक्ट प्रेजेंट, डिफेक्ट प्रेजेंट, डिफेक्ट प्रेजेंट, डिफेक्ट प्रेजेंट, और आखिर में नो डिफेक्ट। तो हमने डिफेक्ट को ट्रैक करना है और पॉइंट ऑफ अकरेंस पे जाना है। पॉइंट ऑफ अकरेंस क्या है, जहां पे हमारा डिफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है एग्जैक्टली, और वो जाके हमने देखना है, गो एंड सी, गो ऑन द फ्लोर एंड सी, गो ऑन सोर्स। ठीक है, पहले ब्रेकडाउन हमने अपने ऑफिस में बैठ के भी कर सकते हैं कि हमें पता हो कि यार हमारे पास डाटा क्या कह रहा है, लेकिन जब हमने उसको प्रायोरिटाइज करना है या उसको देखना है कि ये कहाँ पे अक्कर हो रहा है, तो वो फ्लोर पे जाके देखना है, वो हमने दफ्तर में बैठ के नहीं देखना। सेट टारगेट। अब आपके पास एक 100% प्रॉब्लम आ गया है, अब आपने, जैसे मैंने कहा था कि उसको आपने डिवाइड करना है। अगर आप समझते हैं कि यार मैं इसको वंस फॉर ऑल ये स्टेप्स लेके मैं क्लोज कर सकता हूं, तो आपने टारगेट चैलेंजिंग लेना है। आपने कहना ठीक है जी मैंने 100% एलिमिनेट करना है इस प्रॉब्लम को। और अगर आप समझते हैं कि यार ये प्रोसेस बहुत बड़ा है, मैं इसको एट अ टाइम सारे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता, तो फिर आप एक काम करें, आप उसको वीक वाइज डिवाइड कर लें, 10%, 20%, 30%, मैं वीक 1 में इतना काम करूंगा, वीक 2 में इतना करूंगा, वीक 3 में इतना करूंगा। ठीक है, बेटर इज सूनर इज बेटर, मतलब जितनी जल्दी आप उस पर काबू पा लेंगे वो बेस्ट है। लेकिन अगर आप डिले, इसमें क्या है कि आपने उसको डिवाइड कर लिया कि सपोज आपने 10 वीक में जाकर वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है, क्योंकि प्रॉब्लम का साइज बहुत बड़ा है। अगर प्रॉब्लम का साइज छोटा है तो आप उसको 100% एलिमिनेट कर सकते हैं, अगर साइज बड़ा है तो फिर आप उसको बाइट्स में कन्वर्ट करेंगे। मेक क्लियर कमिटमेंट, 100% टीम बाय इन ऑफ गोल, जिसके साथ मिलकर काम करना है उसका बाय इन लेना है और उसका 100% बाय इन गेन करना है आपने कि जी हम ये करने जा रहे हैं, तो हमने टारगेट ये सेट किया है, आप इसको बाय इन करते हैं, अजी वो करता है, देन इट्स ओके। नेक्स्ट इज डिफाइंड बाय हाउ मच, कि कितना हमने करना है, 100% का कितना करना है, 100% करना है या
10% करना है या 20% करना, और आगे क्या है, डिफाइन बाय व्हेन, कब तक करना है। तो हम जैसे उसने लिखा हुआ कि ये कितना करना है और कब तक करना है, डेट भी उसने डेट अपना वीक्स भी डिफाइन कर दिए हैं कि वीक 1 में हमने इतना करना है, वीक 2 में इतना करना है, वीक 3 में इतना करना है। ठीक है, वी शुड बी वेरी एग्रेसिव वाइल सेटिंग द टारगेट। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो अकर हो रहा है, प्रॉब्लम्स की फ्रिक्वेंसी आ रही है हमारे पास, वो हमें रिफ्लेक्ट हो रहा है कि प्रॉब्लम क्वालिटी में भी एंड पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, कस्टमर के एंड पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो हमने इसको ख़त्म करना है, और जितनी जल्दी इसको ख़त्म करेंगे, लाइक जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी, अगर हम उसको प्रोलॉन्ग करते तो शायद एक और भी हमारे पास कंप्लेंट आ जाती। तो हमने उस पर काम फ़ौरन शुरू कर दिया। टारगेट में आपने ये 4 चीज़ों का ख्याल रखना है, डू व्हाट, हाउ मच, बाय व्हेन। डू व्हाट करना क्या है, ठीक है, कि उसके बाद क्या है जी, हमने एक्शन वर्ड्स क्या करना है, इंक्रीज, रिड्यूस, डिक्रीज। टू व्हाट आपने फोकस एरिया बताना है, किसको एलिमिनेट करना है जी, हमने फलाने प्रॉब्लम को, जो भी प्रॉब्लम आ रहा है। हाउ मच कितना करना, क्वांटिफाई करना आपने बताना है कि जी इसको मैंने 10% खत्म करना है, 20 करना है, 30 करना है, 100 करना है, कितना करना है। ठीक है, और लास्ट मैंने बाय व्हेन, आपने डेट स्पेसिफिक करनी है, बताना है कि जी मैंने इस डेट तक इसको कंप्लीट करना है। अपने आप को बाउंड्री लेस नहीं करना, बाउंड्रीज में रखते हुए आपने टारगेट सेट करना है कि जी मैंने इस डेट तक इसको कंप्लीट करना है। स्टेप 4 वेरी इंपॉर्टेंट, रूट कॉज एनालिसिस। इससे पहले एक स्टेप है जो इस प्रेजेंटेशन में नहीं है, ये डायरेक्टली हम रूट कॉज पे चले जाएंगे, लेकिन उसमें पोटेंशियल काजेज का एक स्टेप है जिसको मैंने कहा था कि 4A, वो पोटेंशियल काजेज का स्टेप है। उसमें आपने देखना है कि क्या क्या पोटेंशियल काजेज हो सकते हैं इस प्रॉब्लम के, कि आपको शक किस किस पे है, किस किस प्रोसेस पे है, मैन पे है, मशीन पे है, मेथड पे है, मटेरियल पे है। तो वो पहले हमने डिफाइन करना है। फिर हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं कि हम डिफरेंट टूल्स के थ्रू, वाइव एनालिसिस भी है हमारे पास, परेटो चार्ट भी है हमारे पास, चेक शीट भी है, स्कैटर प्लॉट्स भी हैं, बार चार्ट्स भी हैं, हिस्टोग्राम आपने पढ़े हैं सारे, साउंड क्वालिटी टूल्स पढ़े होंगे आपने यकीनन। ठीक है, तो इनमें से हम कोई सा भी टूल यूज़ कर सकते हैं वाइव एनालिसिस के अलावा। वाइव एनालिसिस भी कर सकते हैं, और इसमें हम काज एंड इफेक्ट फिश बोन डायग्राम भी यूज़ कर सकते हैं, और डिफरेंट हमारे जो टूल्स हैं, क्वालिटी टूल्स, वो हम यूज़ कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। ये प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम हमारा। ठीक है, इसके आगे हमारी ये पोटेंशियल काजेज हैं। ठीक है, हमने क्या करना है कि सपोज ये काज 1 है, काज 2, काज 3, काज 4, इनको हमने वेरीफाई करना है फ्लोर पे जाके फिजिकली। जिस चीज़ पे आपको शक है, आपने कहा जी मुझे 5 चीज़ों पे शक है, आपने फिजिकली जाके देखा कि मशीन, सबसे पहले आपने देखी मशीन के प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। ठीक है, फिर आपने देखा मैन, आपने देखा कि उसका मैन के अंदर भी प्रॉब्लम नहीं है, ही इज़ क्वालिफाइड, ही इज़ स्किलफुल, देयर इज़ नो इशू एट ऑल। फिर आपने देखा कि जी तीसरा अपना मेथड, कि वो जो काम कर रहा है वो मेथड उसका ठीक है कि नहीं है। फिर आपने देखा कि जो फैब्रिक उसको हमने प्रोवाइड किया वो ठीक है कि नहीं है, कि फैब्रिक की कटिंग के अंदर प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर ओपन फोल्ड आ रहा है सपोज किसी भी जगह पे, तो उसने देखना है कि यार एक तो वो मेथड ठीक है उसका, मशीन में प्रॉब्लम नहीं है, फोल्डर ठीक है उसका, तो फिर क्यों कम दबाव ले रहा है वो, क्यों प्रॉपरली वो फोल्ड करके उसको आगे नहीं भेज रहा, उसमें ओपन फोल्ड क्यों आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे, मटेरियल। तो इन चीज़ों, चारों चीज़ों को देखेंगे। आपने कहा यार इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इन तीनों में प्रॉब्लम नहीं है, इसको आपने क्रॉस कर दिया। ठीक है, ये खत्म हो गया। आपने कहा यार मुझे इस पर भी प्रॉब्लम है, इस पर भी मुझे एविडेंस मिला है इन 2 जगह पे। इसको मजीद आगे लेके जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपने कहना इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें प्रॉब्लम है। मजीद वाई करेंगे तो आप आगे जाएंगे तो आप देखेंगे इन तीनों में प्रॉब्लम नहीं है, ये है हमारा प्रॉब्लम, ये हमारी रूट कॉज, रूट कॉज। ठीक है, इसी तरह इसका आपने वाई एनालिसिस करना है, आपने 4 इसके पहले वाई करने हैं, उसमें आपको इन तीनों में प्रॉब्लम नहीं है, इसमें प्रॉब्लम नजर आया। फिर आपने इसको मजीद को आगे डिटेल में गया तो आपने देखा कि इन तीनों में प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इसमें प्रॉब्लम आया। ठीक है, तो ये वाइव एनालिसिस इज अ वेरी एक्सीलेंट टेक्निक टू आस्क द क्वेश्चन एंड टू फाइंड आउट द रूट कॉज। ठीक है, मल्टीपल रूट कॉजेज इंडिकेट द नीड ऑफ फर्दर ब्रेकडाउन। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे मैंने आपको बताया कि 3 वाई में भी आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सकता है, 5 में मिल सकता है, तो 7 में भी मिल सकता है। आप सपोज उसको 5 में क्लोज नहीं कर सके तो आपको मजीद ब्रेक डाउन करना उसको और आगे तक लेके जाना है। जब तक रूट कॉज नहीं मिलता आपने वाई एनालिसिस करते रहना है। लाइक मैं इसको एक एग्जांपल थोड़ी सी और कोट करता हूँ आपकी इसके लिए, क्यों वाई एनालिसिस। मैं आपको वैसे इसकी एग्जांपल्स और भी दूंगा। फ्लोर पे एक बंदा छुट्टी पे, आज उसके इंचार्ज ने पूछा क्यों छुट्टी पे है, तो उन्होंने कहा जी वो जख्मी हो गया था, चोट लग गई। क्यों चोट लगी? वो जी गिर गया था। क्यों गिरा था? वो जी यहाँ से गुजर रहा था, ऑयल पड़ा हुआ था।
ऑयल से स्लिप हुआ, गिर गया। ऑयल क्यों पड़ा हुआ था? क्योंकि यहाँ से जो मशीनों को ऑयल फीड होता है वो यहाँ से अपना वो जाता है, कनेस्टर जो होता है, कंटेनर वो जाता है, तो उसमें से लीकेज थी। तो लीकेज क्यों थी? क्योंकि जी उसकी लीकेज को चेक नहीं किया। चेक क्यों नहीं किया? क्योंकि उसका हमारे पास कोई एसओपी नहीं है, पीरियोडिक मेंटेनेंस नहीं है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं है। अब इसका हम देयरफॉर टेस्ट करते हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं है इसलिए वो लीकेज हो रही है, वो लीक हुआ, लीकेज स्टार्ट हुई, इसलिए ऑयल फ्लोर पे गिरा, इसलिए बंदा वहाँ से गुजरा और वो स्लिप हो गया, इसलिए वो गिर गया, चोट लग गई, इसलिए वो छुट्टी पे था। तो लॉजिक क्रिएट होगी ना आपकी। तो वाइव एनालिसिस करने से आपकी लॉजिक क्रिएट होती है। जैसे आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया, आपने देखा यार कि मेरी मोटर चलती रहती है और पानी भी नहीं, मतलब ख़त्म हो जाता है, मुझे पता भी नहीं चलता, तो इसका कोई हल सोचा जाए। ठीक है, तो आपने फिर वाइव एनालिसिस अपने दिमाग में शुरू किया कि यार ये पानी जब कम होता है तो क्यों होता है पानी कम, और पानी कम होता है तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो आपने उसके लिए कुछ स्टेप्स लिए। अगर आप उसी प्रॉब्लम को भी लेके चलें तो उसमें भी आप वाइव एनालिसिस करेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलेंगे। सिमिलरली जो भी प्रॉब्लम होगा उसके बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं जब आप वाइव एनालिसिस करते हैं। कभी कभी तो हंसी भी आती है कि यार ये प्रॉब्लम था जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा था। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक बंदा छुट्टी पे है, इंचार्ज ने पूछा क्यों छुट्टी पे है भाई, तो रीज़न क्या निकली कि एसओपी एक नहीं बना हुआ था, प्रोसेस। देखें, मैंने कहा जी, पहले मैंने बताया था बंदे गलत नहीं होते, प्रोसेस गलत होते हैं। हमने प्रोसेस पे काम करना है, बंदों पे काम नहीं करना। बंदा हमेशा नीयत ठीक लेकर आता है, काम करने की नीयत से आता है। हम प्रोसेस ही ऐसा बना देते हैं कि जिससे नुकसान हो जाता है। ठीक है, आप मशीनों को देख लें, मशीनों का मेजर एक्सीडेंट हो जाता है। क्यों? जब हम उस पर क्यों पे आते हैं तो हम देखते हैं कि यार एक छोटा सा पुर्जा था जो हमने नहीं लगाया जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ गया, और अगर हम वो लगा लेते तो इतना बड़ा एक्सीडेंट नहीं होना था। नाउ वी कम टू द काउंटर मेजर्स। काउंटर मेजर्स मैंने बताया था कि आपने जो काउंटर मेजर्स डिज़ाइन करने हैं वो इस तरह डिज़ाइन करने हैं कि उनका जो इम्पैक्ट है उसका पहले आपने रिस्क एनालिसिस करना है कि यार इनका इम्पैक्ट किसी और चीज़ पर नहीं है, सेफ्टी पे, क्वालिटी पे, प्रोडक्टिविटी पे, कॉस्ट पे, डिलीवरी पे तो नहीं आएगा। इससे चीज़ें ये कम तो नहीं होंगी, इस पर प्रॉब्लम तो नहीं आएगा अगर मैं ये स्टेप ले लूँ तो। अगर उन पर नहीं आ रहा तो आप उनको स्टेप्स को ले सकते हैं। इसमें जो सर्कल है ये शो कर रहा है कि यू आर ओके विद द प्रोसेस, नो इशू एट ऑल, आप ये स्टेप ले सकते हैं। जिसमें ट्रायंगल आ जाती है, इसमें आता है कि चैलेंजेस हैं, कॉस्ट का भी चैलेंज हो सकता है, कॉस्ट मैन पर आवर का भी चैलेंज हो सकता है, सेफ्टी का भी चैलेंज, लेकिन आप इसको ओवरकम कर लेंगे। और जिस पे क्रॉस हो जाता है इसका मतलब है कि आप इसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, इसका एडवर्स इफेक्ट होना है, ज़्यादा इफेक्ट होना है, प्रॉब्लम आना है, आप इसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। यू हैव टू गो फॉर अनदर सोल्यूशन। क्लियर? ये वही चीज़ है कि ये रिस्क हमने देखा कि हमारा कॉस्ट एस्टिमेट पे, लेबर पे, टाइम पे, एफर्ट्स पे, टेक्निकल कोई उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, क्वालिटी प्रॉब्लम तो नहीं आएगा, सेफ्टी प्रॉब्लम तो नहीं आएगा, वर्क प्लेस वर्केबिलिटी में प्रॉब्लम तो नहीं आएगा, इम्पैक्ट ऑन अदर प्रोसेस वो तो नहीं आएगा। इसको फिर हम क्या करते हैं, जैसे ही हमने कहा जी मेजर है, मॉडरेट, मॉडरेट, नो, नो, गुड, वो साइन तीनों मैंने आपको बता दिए हैं, ये साइन हम यूज़ करेंगे आगे। डिवेलप काउंटर मेजर्स। तो अथॉरिटी जो है ना, अथॉरिटी कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे, अथॉरिटी खुद ब खुद आ जाएगी। ठीक है, सिंपल, इजी, कॉस्ट इफेक्टिव। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने सिंपल काउंटर मेजर चूज़ करना है, कॉस्ट इफेक्टिव चूज़ करना है और इजी चूज़ करना है, और जिससे आप सबसे ज़्यादा यानी आप पसंद करते हैं जिस प्रोसेस को, सबसे पहले उसको चेंज करना है। ठीक है, चेंज से मुराद ये है कि अगर उसमें कोई रूट कॉज निकला है, एसओपी है, तो आप उस एसओपी को अमेंड करने जा रहे हैं। जब वो एसओपी अमेंड हो जाएगा तो प्रोसेस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा ना, जो प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो उसकी चेंज करने की अथॉरिटी किसके पास है, पहले आपने उससे बात करनी है, उसको अपने साथ मिलाना है। या अगर खुद आप अथॉरिटी लेने जा रहे हैं, आपके पास अथॉरिटी है, तो आप खुद उसको चेंज करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने कुछ ना कुछ अमेंडमेंट करनी है किसी जगह पे जाके, ताकि दोबारा ये चीज़ अकर ना हो। तो अभी हम स्टेप नंबर 6 की बात करते हैं, सी काउंटर मेजर थ्रू। इसमें मैंने आपको बताया था कि हमने ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिक्स करनी है, कौन करेगा, क्या करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा और उसका स्टेटस क्या है। ठीक है, तो ये जो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिक्स करनी है, ये प्रोसेस ओनर्स भी हो सकते हैं, आपका जो रिलेटेड बंदा है वो भी हो सकता है, आई का भी बंदा हो सकता है, उसमें आपका कंसर्न डिपार्टमेंट हेड भी हो सकता है, कोई भी आप जो बंदा जिसके पास अथॉरिटी है उस सिस्टम को चेंज करने की या उस प्रोसेस को करने की, या जो उसकी ओनरशिप ले रहा है, उसमें आपने वो ऐड करना है। ठीक है, अपने आप को आप ऐड कर लेंगे और आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो काउंटर मेजर रहेगा और प्रॉब्लम आते रहेंगे।
आपने इसमें वो लोगों को शामिल करना है काउंटर मेजर में, रिस्पॉन्सिबिलिटी सी काउंटर मेजर थ्रू में उन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी है जो लोग उस प्रोसेस को, उस चीज़ को चेंज करने की अथॉरिटी रखते हैं। और वो कब होगा? जब आप उनको रूट कॉज सही बताएंगे। रूट कॉज एनालिसिस ठीक हो गया, उसके बाद अब आपने काउंटर मेजर ले लिए। काउंटर मेजर में आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी है, तो आपने बताना है कि जी ये मुदस्सिर साहब करेंगे, ये फ़लाने साहब करेंगे, ये फ़लाने साहब करेंगे, ये फ़लाने साहब करेंगे। और फिर सिर्फ बता देना काफ़ी नहीं है, उनका पहले बाय इन लेना है। जैसे मैंने लास्ट आपको बताया था कि प्रोसेस ओनर का बाय इन लेना है। जहाँ पे आप प्रोसेस चेंज करने जा रहे हैं उसको अगर आपने अकाउंटेबल करना है तो आप बाय इन लिए बगैर आप उसको अकाउंटेबल नहीं कर सकते, वो उसको ऑन ही नहीं करेगा, ऑनरशिप ही नहीं लेगा उसकी। ठीक है, तो स्टेप 6 होल्ड्स अस अकाउंटेबल फॉर आवर काउंटर मेजर्स फ्रॉम स्टेप 5 रैपिड एक्शन टुगेदर एज ए टीम। जो मैंने अभी बात की कि एज ए टीम चलना है आपने, इंडिविजुअल आप नहीं कर सकते इसको, एज ए टीम। वो ये था कि आपने टीम फॉर्मेशन करनी है स्टेप नंबर 4 से पहले। स्टेप नंबर 3 तक आपने कर लिया, अब स्टेप नंबर 4 से पहले आपने टीम फॉर्मेशन करनी है। और उसके लिए आपने अराउंड द जितने आपके डिपार्टमेंट हैं, मल्टी डिपार्टमेंटल आपने एक टीम बनानी है। अकेले 1-2 डिपार्टमेंट्स की टीम नहीं बनानी। क्यों? कि उससे जो इफेक्ट्स हैं दूसरे लोगों को भी हो सकते हैं। सपोज अगर कटिंग में आप कुछ करने जा रहे हैं तो उसमें वॉशिंग का बंदा भी हो, सोइंग का बंदा भी हो, कटिंग का बंदा भी हो, क्वालिटी का बंदा भी हो। ठीक है, अगर सिस्टम चेंज करना है तो आईटी का बंदा भी शामिल करें। आपने खुद देखना है कि जी इसमें कौन कौन से लोग इसमें इफेक्टिव हैं, तो किस किस बंदे को मैंने अकाउंटेबल करना है। ठीक है, किस किस बंदे को मैंने अपनी टीम में शामिल करना है, तो उस बंदे को अपनी टीम में शामिल करें। ये स्टेप नंबर 4 से पहले है टीम फॉर्मेशन। ठीक है, और उसके बाद है टाइमली रिपोर्टिंग। जब आप एक डेट तय कर लेते हैं, आप फिक्स कर लेते हैं कि इस डेट को मैंने ये काम करना है, इसको ये करना है, इसको ये करना है, तो आपने फिर उसका स्टेटस अपडेट करना है साथ साथ। और एग्रेसिवली इन चीज़ों को, अपना जो काउंटर मेजर्स हैं उनके ऊपर आपने काम करना है। अगर आपने काम नहीं किया अग्रेसिवली उनके ऊपर तो वो प्रॉब्लम वैसे ही आता रहेगा, टाइम स्पैन भी बढ़ता जाएगा और उस फिर पीडीसी का फ़ायदा कोई नहीं रहना। आपने कहना यार इसका फ़ायदा कोई नहीं है, इसको छोड़ दो, यहीं पे जो जैसे आ रहा है चलने दो। तो इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उसकी रिपोर्टिंग सही नहीं रखी, आपने उसको देखा ही नहीं, आपने उसका अकाउंटेबल नहीं किया, लोगों को पूछा नहीं उनसे कि भाई ये काम फलानी डेट कौन है, तो आपने करना है। और फिर उस काम को करने के लिए उनके लिए आपने आसानी भी पैदा करनी है। जहाँ आप देखना है कि कहाँ कहाँ पे वो फंस रहा है, आपने उसको सपोर्ट भी करना है हर लेवल पे। ये मेरे लेवल पे होगा तो मैं सपोर्ट करूँगा, आपके लेवल पे होगा तो आप लोग सपोर्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, विच इज़ इंपॉर्टेंट, प्रोसेस और रिजल्ट? बताएं जी। जो रिजल्ट कहते हैं वो हाथ खड़ा करें यार, वेरी गुड। जो प्रोसेस कहते हैं वो हाथ खड़ा करें, गुड। वाई प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट? प्रोसेस ठीक होगा तो रिजल्ट ठीक आएंगे। मेरा इंटरव्यू हुआ, मुझसे मैंने क्वेश्चन पूछा, मैंने सर व्हाट इज योर बिगेस्ट प्रॉब्लम? उन्होंने बताया मेरा बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है कि मेरा जो प्रोसेस था ना सारा बाईपास हो गया और अब मुझे प्रोसेस दोबारा रिटेन करना है। तो मैंने कहा व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, प्रोसेस और रिजल्ट, प्रोसेस और प्रोडक्ट? तो उन्होंने कहा प्रोसेस। प्रोसेस क्यों कहा उन्होंने? उन्होंने कहा यार मेरा प्रोसेस ठीक होगा, मेरे एसओपी फॉलो होंगे तो मेरी प्रोडक्ट स्मूथ निकलेगी, मुझे किसी चीज़ पे काम करने की जरूरत नहीं है प्रोसेस के अलावा, रिजल्ट ऑटोमेटिकली आएंगे अगर आपका प्रोसेस स्ट्रॉन्ग है। तो हमें प्रोसेस पे काम करना है। मैंने पहले बताया था बंदे गलत नहीं होते, प्रोसेस गलत होते हैं। हमें प्रोसेस ठीक करना है अपनी प्रोडक्ट को ठीक करने के लिए। हम हमेशा क्या करते हैं, अपना वेब एनालिसिस करते हैं और बंदे पे जाके ख़त्म कर देते हैं कि यही गलत है, क्लोज्ड, कि जी फलाना बंदा गलत है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। बंदा गलत नहीं होता, आपने जो उसको प्रोसेस बना के दिया है वो गलत होता है। दिस इज़ द लास्ट स्टेप, स्टैंडर्डाइज एंड शेयर द सक्सेसफुल प्रोसेस। आपने रिजल्ट अचीव कर लिए, आपने मॉनिटर कर लिया, आपने देख लिया कि यार इस प्रोसेस को सही करने से हमारे पास ये रिज़ल्ट्स आए हैं और रिज़ल्ट्स आर एनकरेजिंग, और हम देख रहे हैं कि हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया है। नाउ वी नीड टू स्टैंडर्डाइज, और स्टैंडर्डाइज करने के लिए आपने हमेशा जो भी आपने प्रोसेस स्टैंडर्डाइज करना है उसके लिए आपको चेकलिस्ट बनानी पड़ेगी। चेकलिस्ट बनाएं, उसको फॉलो करें, डेली जाके उन प्रोसेस जो आपने प्रोसेस में चेंज किया है प्रोसेस को देखें कि यार जो प्रोसेस चेंज किया है वो उसके मुताबिक चल रहा है कि नहीं चल रहा। अगर उसके मुताबिक नहीं चल रहा होगा तो प्रॉब्लम फिर रिपीट होगा, अगर उसके मुताबिक चल रहा होगा तो प्रॉब्लम रिपीट नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने अब स्टैंडर्डाइज द न्यू आइडिया। ठीक है, शेयर द न्यू स्टैंडर्ड, स्टार्ट द नेक्स्ट राउंड ऑफ काइजन और पीडीसी। अब हम काइजन पे पूरा एक सेशन फिर करेंगे। जैसे मैंने कहा कि वो हमारा पार्ट है, उस जो बेल्ट सर्टिफिकेशन है उसका एक मेन कंटेंट है काइजन। तो काइजन क्या चीज़ है? बेसिकली कंटिन्यूस चेंज।
कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट बेसिकली, ठीक है ना, चेंज फॉर बेटर चेंज फॉर इम्प्रूवमेंट। तो उस पे हम काम करेंगे काइजन पे। वो कह रहा है कि जी अगर आपने एक प्रोसेस सही कर ली है ना, अब आपने देखना है आपने इसको मज़ीद सही कैसे करना है, मज़ीद बेहतर कैसे करना है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसलिए PDCA को उन्होंने सर्कल में किया हुआ है कि आपने बार बार प्रोसेस को इम्प्रूव करते जाना है। आपका टारगेट था जी ऑन टाइम शिपमेंट का सपोज 80%, अब आपने अचीव कर लिया 80%, वेरी गुड यार, आपने जितने काउंटर में लिए वो सारे उन्होंने वर्क किया और आप एक्सेलेंटली आपने 80% अचीव कर लिया। नाउ योर टारगेट हैज़ बिन रेज्ड, आप दोबारा वापस जाएंगे स्टेप 1 पे, ठीक है, अपना टारगेट दोबारा सेट करेंगे कि पहले मेरा था 70%, मैंने 80% करना था, 10% का गैप था। अब आपका क्या स्टैंडर्ड हो गया 80%, 100%, अब गैप कितना 20% का, अब आपने उस 20% पे काम करना है, तो आपका PDCA दोबारा स्टार्ट हो गया। और जब तक आप 100% नहीं करेंगे PDCA विल रिमेन अलाइव। ओके, ये ऐसे ही है, आपने काम किया, रिजल्ट आए, सक्सेस मिली आपको, आपने उसको स्टैंडर्डाइज किया, उसके बाद फिर काइजन किया, इंप्रूवमेंट उसमें लेकर आए, फिर आपने उसको स्टैंडर्डाइज किया, फिर काइजन किया, स्टैंडर्डाइज किया, और फिर आप उस लेवल पर पहुंच गए जो कि मैक्सिमम लेवल है। और उस मैक्सिमम लेवल को अचीव करने के बाद आपने उसको प्रोसेस का हिस्सा बना दिया। अब सब लोग उस प्रोसेस पे काम कर रहे हैं और आपके रिजल्ट्स जो है ना वो 100% पे हैं।